My dear students, bacha, as you know, we are doing chapter number 10 international business. In this chapter, bacha, we have covered our almost topic, but the few topics which are left are as import procedure, document required at the time of import procedure, and WTO topic is left, which we will cover in today's topic. Then our full syllabus will be completed. Okay. ठीक है बच्चा, और ये सारे टॉपिक हम अपनी पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं. इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी. ओके ओके, लेट्स कम टू टॉपिक इन एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स. आई हैव टोल्ड यू इन बिफोर वीडियो, मैं आपको पहले वीडियो में एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स सारे ये बता चुकी हूँ, कौन से डॉक्यूमेंट्स जो एक्सपोर्ट के टाइम पे यूज होते हैं, जिसमें से मेन डॉक्यूमेंट है बिल ऑफ लेडिंग. बिल ऑफ लेडिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो शिपिंग कंपनी इश्यू करती है. ठीक है, ओके. शिपिंग कंपनी जब इश्यू करती है, जब एक्सपोर्टर जो होता है वो सरेंडर करता है अपनी मेट रिसिप्ट सरेंडर करता है. और मेट रिसिप्ट बनाता कौन है, आपको हमने ये भी पढ़ाया था कि एक्सपोर्टर जो सरेंडर करता है मेट रिसिप्ट, तो मेट रिसिप्ट बनाता कौन है, कैप्टन जो होता है शिप का, वो मेट रिसिप्ट बनाता है. मेट रिसिप्ट में वो बताता है कि अगर वो पैकिंग अच्छी हुई हुई है तो वो क्लियर मेट रिसिप्ट देता है. ठीक है, अगर पैकिंग अच्छी नहीं हुई तो कैप्टन क्या होता है, फॉल मेट रिसिप्ट देता है. अगर वो क्लियर मेट रिसिप्ट देता है तभी आपका सामान जो होता है शिप में जा पाता है आगे. क्लियर, बिल ऑफ लेडिंग क्लियर हुआ कि ये शिपिंग कंपनी इश्यू करती है. ठीक है, और बिल ऑफ लेडिंग में कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे रिसिप्ट ऑफ गुड्स. रिसिप्ट ऑफ गुड्स से क्या मतलब है, रिसिप्ट ऑफ गुड्स से ये मतलब है बच्चा कि जो शिपिंग कंपनी एक रिसिप्ट देती है गुड्स की कि उनके पास ये गुड्स आई हैं और अब वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब शिपिंग कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन गुड्स के लिए. जब तक डिलीवर गुड्स नहीं होंगी जब तक इनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी. अगर आपके पास कोई चीज आई है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ऐसे ही आपने शिपिंग कंपनी को गुड्स दे दिए, तो जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती अब शिपिंग कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ए रिसिप्ट ऑफ गुड्स देता है. उसके बाद अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स. अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स का मतलब ये है, शिपिंग कंपनी जो है डिलीवर करेगी ये वाली गुड्स किसको, इंपोर्टर को. इंपोर्टर को कैसे करेगी, इंपोर्टर कंट्री में करेगी. इंपोर्टर को इंपोर्टर कंट्री में कैसे करेगी, जब इंपोर्टर जो होगा वो क्या शो करेगा, बिल ऑफ लेडिंग शो करेगा. क्लियर, ठीक है. और जो बिल ऑफ लेडिंग जो होता है वो ऑनरशिप राइट देता है ऑफ गुड्स टू द पर्सन हु आर होल्डिंग. अब ये बिल ऑफ लेडिंग अगर इंपोर्टर के पास होगा तो तभी ये शिपिंग कंपनी होगी, ये कैप्टन जो होगा शिप का, वो ये जो है टाइटल ऑफ गुड्स किसको दे पाएगा, इंपोर्टर को दे पाएगा. क्लियर. अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रीजमेंट का मतलब ये होता है कि हम गुड्स का प्रोवाइड करेंगे. हम गुड्स क्यों देंगे इंपोर्टर को, गुड्स जब हम देंगे इंपोर्टर को, जब या एक्सपोर्टर ने या इंपोर्टर ने सारे जो चार्जेस होते हैं, फ्राइट चार्जेस, जो चार्जेस लगते हैं ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे, वो सब क्लियर होंगे तो हम ये क्या करेंगे, ये गुड्स किसको दे देंगे, इंपोर्टर को दे देंगे. सारे इसमें मोटिव इसका है कि सारे जो चार्जेस होते हैं वो एडवांस में पे कर दियो एक्सपोर्टर ने या इंपोर्टर के पास, ये पहुंचने के बाद, गुड्स पहुंचने के बाद ये सारे चार्जेस क्लियर हो जाएं. पैकिंग लिस्ट नॉर्मली है कि पैकिंग लिस्ट में क्या होता है, पैकिंग लिस्ट जो होती है वो लिस्ट होती है जो कंटेन करती है डेट ऑफ पैकिंग, कब पैकिंग हुई थी, ऑर्डर नंबर, ये सारी. ठीक है. कमर्शियल इनवॉइस भी क्या होता है, एक कमर्शियल इनवॉइस एक वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी डिटेल होती है गुड्स की, जो सप्लाई करता है एक्सपोर्टर गुड्स सप्लाई करता है. अब आपने याद हो तो जो इंपोर्टर होता है वो इंक्वायरी मांगता है किससे, एक्सपोर्टर से. तो एक्सपोर्टर जो होता है वो परफॉर्मा इनवॉइस भेजता है. परफॉर्मा इनवॉइस एक कोटेशन के नाम से कोई चीज भेजता है जिसमें परफॉर्मा इनवॉइस भेजता है, जिसमें सारी डिटेल्स होती हैं. वैसे ही एक डॉक्यूमेंट ये भी होता है जिसमें सारी डिटेल्स होंगी गुड्स की जो सप्लाइड होती हैं बाय द, जो गुड्स
सप्लाइड होती हैं बाय द एक्सपोर्टर, उसको बोलते हैं कमर्शियल इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस। क्लियर। नेक्स्ट थिंग इज एयरवे बिल, सिमिलर होता है ऐसे बिल ऑफ लैंडिंग। सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब गुड्स बनने के बाद जिसने इंस्पेक्शन करा वो सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन प्रोवाइड कर देगा। मतलब इंस्पेक्शन में हम क्या देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं गुड्स की। नेक्स्ट थिंग सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का मतलब ये गुड्स क्या उसी कंट्री में बनी है, इसका मतलब ये है कि जिस कंट्री में गुड्स बनी क्या उसी कंट्री से एक्सपोर्ट हुई है। ये अगर ऐसा है तो हमें सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन प्रोवाइड होता है। ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हमें जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देती है या एक्सपोर्ट प्रमोशन देती है, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल देता है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है हमें एट द टाइम ऑफ साइट मिलता है। इसका मतलब ये है कि जब हम इंपोर्टर को सामान दे देंगे तो इंपोर्टर क्या कर देगा, पेमेंट दे देगा, ठीक है। तो मतलब उसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। क्लियर। ओके। अब परफॉर्मा इनवॉइस, इंटीमेशन ऑफ इंस्पेक्शन, जब हमारी गुड्स बन जाती है तो हम इंटीमेट करते हैं किसको, एक्सपोर्टर एजेंसी को, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी को आए इंटीमेट कर दिया, अब हमने आ जाए और इंस्पेक्शन कर लें। परफॉर्मा इनवॉइस मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया था। परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है कि जो इंपोर्टर होती है, इंपोर्टर होता है वो क्या करता है, इंक्वायरी के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं किसको, एक्सपोर्टर को, और एक्सपोर्टर क्या करता है, कोई कोटेशन भेजता है। कोटेशन का नाम होता है परफॉर्मा इनवॉइस। उस कोटेशन में सारी डिटेल्स भेजता है गुड्स की जो वो सप्लाई कर रहा है किसको, इंपोर्टर को। गुड्स की डिटेल में क्या होता है, प्राइस होता है गुड्स का, क्वांटिटी होती है, क्वालिटी होती है गुड्स की। अब शिपिंग इंस्ट्रक्शन, शिपिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि आपको पता है, अब आपको पता है कि गुड्स जो है बाहर एक्सपोर्ट होने जा रही है। अगर बाहर एक्सपोर्ट होने जा रही हैं तो किसके थ्रू जाएंगी, शिप के थ्रू जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, शिप कंपनी को इंस्ट्रक्ट कर देंगे कि हमारी गुड्स जो है एक्सपोर्ट होंगी इन देयर शिप, हम उनको इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, ठीक है। ओके। इंश्योरेंस डिक्लेरेशन, आपको पता है कि अब आप गुड्स जो है शिप के थ्रू जा रही है तो अब हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस करवा देंगे, इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट शिपिंग ऑर्डर, शिपिंग ऑर्डर का मतलब जैसे अभी हमने देखा कि हमने शिपिंग इंस्ट्रक्शन दिए, शिपिंग इंस्ट्रक्शन देने के बाद हमने शिपिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, अब आपको पता है कि हमने अपनी जो गुड्स हैं वो शिप में भेजनी है। अगर हमने अपनी गुड्स शिप में भेजनी है तो क्या करवाना पड़ेगा, हमें स्पेस भी चाहिए होगा शिप पे। तो स्पेस रखने के लिए, स्पेस कंफर्मेशन के लिए हम कहते हैं शिपिंग ऑर्डर इशू कर देते हैं। मेट रिसिप्ट मैंने अभी बताया, मेट रिसिप्ट जो होता है वो कैप्टन इशू करता है। कैप्टन किसका, जो शिप का जो कैप्टन होता है वो इशू करता है। अगर हमारी कंडीशन जो है गुड्स की अच्छी है और पैक्ड अच्छी हुई है तो वो क्लीन मेट रिसिप्ट दे देगा। अगर हमारी कंडीशन से या गुड्स की कंडीशन से या पैकिंग से कौन सेटिस्फाई नहीं है, कैप्टन सेटिस्फाई नहीं है, तो वो क्या करेगा, फॉल्स मेट रिसिप्ट देगा। क्लियरली क्लियर। ओके। एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, अभी ने पढ़ा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मिलता है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन वो सर्टिफाई करता है कि गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट हुई है उसी कंट्री से जहां से वो बनी है। ओके। क्लियर। ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है एक्सपोर्टर जो होता है इंपोर्टर को भेजता है, क्योंकि इंपोर्टर को कुछ कंसेशन मिल जाता है अगर उसके पास क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, जो एप्लीकेशन जो है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की वो प्रिपेयर्ड होती है बाय द एक्सपोर्टर और ये सबमिट होती है टू चैम्बर ऑफ कॉमर्स। क्लियर। नेक्स्ट वन इज लेटर टू बैंक फॉर डॉक्यूमेंट कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। अब आपको पता है कि जो सारी ट्रांजेक्शन होती है हमारी पैसे से रिलेटेड वो कौन करता है, बैंक करता है। तो हमें सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे एक्सपोर्टर को सारे बैंक को भेजने होते हैं, ठीक है, और इंस्ट्रक्शंस देनी होती है रिगार्डिंग द शिपिंग डॉक्यूमेंट टू बी कलेक्टेड, ठीक है। क्लियर। अब देखिए, अब हमने पढ़ना है इंपोर्ट डॉक्यूमेंट।
अब हमने पढ़े थे एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट। अब इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हुए हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे कि हमें एक्सपोर्ट करते टाइम हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, वैसे ही हमें इंपोर्ट करते हुए भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स जैसे जो है वो है बिल ऑफ एंट्री। पहला डॉक्यूमेंट है बिल ऑफ एंट्री। अब देखते हैं, हम बिल ऑफ एंट्री पढ़ते हैं। दिस डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय इम्पोर्टर। अब हम इंपोर्ट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें तो इंपोर्टर प्रिपेयर करता है। दिस डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय इंपोर्टर व्हेन ही गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द अराइवल ऑफ गुड्स एट पोर्ट। अब एक्सपोर्टर ने गुड्स भेज दिए, ठीक है, कहां पर? इंपोर्टर कंट्री में। जब इंपोर्टर कंट्री के पोर्ट पे आ जाती है, अराइव हो जाती है, जब उनको उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई, किसको इन्फॉर्मेशन मिल गई? इंपोर्टर को मिल जाती है, इंपोर्टर को इन्फॉर्मेशन मिल गई, तब इंपोर्टर जो है बिल ऑफ एंट्री ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है। क्लियर? दिस डॉक्यूमेंट कंटेन द डिटेल ऑफ। इस डॉक्यूमेंट में क्या डालता है वो? बिल ऑफ एंट्री डॉक्यूमेंट में इंपोर्टर प्रिपेयर करते हुए क्या क्या चीजें डालता है, उसको क्या क्या चीज डालनी है? देखो, नंबर डालना है, क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, वेट एक्सेट्रा डालना है, सो दैट द कस्टम ड्यूटी विल बी कैलकुलेटेड। कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट हो जाए, ये सारी चीजें उसको डालनी है। क्लियर? देयर आर 3 टाइप ऑफ बिल ऑफ एंट्री। 3 तरीके की बिल ऑफ एंट्री होती है। बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन, जब हम कंज्यूम करनी हो गुड्स होम कंट्री में, तो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन। बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग, अगर हमें गुड्स वेयर हाउसिंग में रखनी हो। अब एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। अब हम पहला पढ़ते हैं बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन। द बिल ऑफ एंट्री इज प्रिपेयर्ड व्हेन द इंपोर्टर इज पेइंग द कस्टम ड्यूटी। अब हमने पढ़ा कि कस्टम ड्यूटी यहां पर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? बिल ऑफ एंट्री प्रिपेयर करते हैं। द बिल ऑफ एंट्री इज प्रिपेयर्ड व्हेन द इंपोर्टर इज पेइंग कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी फॉर द होल ऑफ लॉट ऑफ गुड्स एंड टेकिंग द डिलीवरी ऑफ ऑल गुड्स। बिल ऑफ एंट्री इज व्हाइट इन कलर। बिल ऑफ एंट्री जो होता है वो व्हाइट होता है कलर में, और बिल ऑफ एंट्री जो होती है वो इंपोर्टर पे करता है। बिल ऑफ एंट्री जो है वो जो है बच्चा इंपोर्टर बनाता है, मतलब ये जो डॉक्यूमेंट होता है वो इंपोर्टर बनाता है। क्यों बनाता है? फॉर पेइंग ऑफ द कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी पे ऑफ करने के लिए। ठीक है? होम कंजप्शन में जब वो कंज्यूम कर रहा होता है लॉट ऑफ गुड्स, सारा लॉट जब कंज्यूम कर रहा होता है, ठीक है, जब डिलीवरी ले रहा हो गुड्स की। क्लियर? जब ये बिल ऑफ एंट्री बनाता है, ठीक है, टू क्लियर द कस्टम ड्यूटी। अब नेक्स्ट वन इज बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग। अब देखो, जब इंपोर्टर को गुड्स कहां ट्रांसफर करनी है? वेयर हाउस में ट्रांसफर करनी है। क्लियर? अब देखो, द बिल ऑफ एंट्री इज प्रिपेयर्ड व्हेन द इंपोर्टर डज नॉट पे द ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स। बिल ऑफ एंट्री जब प्रिपेयर होता है व्हेन द इंपोर्टर डज नॉट पे द ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स एंड वुड लाइक टू ट्रांसफर द गुड्स इन बाउंडेड वेयर हाउस। इट इज येलो इन कलर। बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसेज का में क्या होता है? जब वो कस्टम ड्यूटी मतलब ड्यूटी पे नहीं करता इंपोर्टेड गुड्स पे। इसमें क्या था? उसने इंपोर्टेड जो गुड्स जो इंपोर्ट करी थी उस पर कस्टम ड्यूटी पे ऑफ कर दी थी, कस्टम ड्यूटी पे ऑफ कर दी थी और सारी डिलीवरी ले ली थी। एक येलो कलर की होती है बिल ऑफ एंट्री। ये कौन से कलर की होती है? सॉरी बच्चे, ये व्हाइट कलर की होती है। ये क्या होती है बच्चा? येलो कलर की होती है। जब जो इंपोर्टर होता है वो पे नहीं करता ड्यूटी इंपोर्टेड गुड्स पे और ट्रांसफर कर देता है सारी गुड्स कहां पर? वेयर हाउस में। नेक्स्ट, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री कब होती है? जब बिल ऑफ एंट्री इज प्रिपेयर्ड व्हेन द इंपोर्टर वांट टू गेट द डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम बाउंडेड वेयर हाउस। बाउंडेड वेयर हाउस से, अभी हमने बाउंडेड वेयर हाउस डाल दी गुड्स, इसमें तो ले ली उन्होंने, कस्टम ड्यूटी भी पे कर दी, इसमें हमने कहां डाल दी? बाउंडेड वेयर हाउस में डाल दी। अब बाउंडेड वेयर हाउस से भी तो हमने उठानी है। द बिल ऑफ एंट्री इज प्रिपेयर्ड व्हेन द इंपोर्टर वांट टू टेक डिलीवरी फ्रॉम बाउंडेड वेयर हाउस। बाउंडेड वेयर हाउस से जब लेंगे तो एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री प्रिपेयर होता है। ये कौन से कलर का होता है? ग्रीन। जब हम डिलीवरी ले लेते हैं व्हाइट कलर का होता है। जब वेयर हाउस में भेज देते हैं, बाउंडेड वेयर हाउस में भेजते हैं, तो येलो कलर का होता है। और जब हम वेयर हाउस से लेते हैं वो ग्रीन कलर का होता है। क्लियर?
तो बिल ऑफ एंट्री कौन प्रिपेयर करता है? इंपोर्टर प्रिपेयर करता है। ठीक है, इंपोर्टर कब प्रिपेयर करता है? जब उसको पता चल जाता है कि, या उनको इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि गुड्स जो है वो अराइव हो गई है पोर्ट पे। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट वन इज इंपोर्टेड टर्म्स यूज्ड इन एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड में कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं? एक होता है FOB, C&F, CINF। पहली टर्म देखते हैं, फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड क्या होता है बच्चा? देखो, अंडर FOB, फ्री ऑन बोर्ड, द एक्सपोर्टर इज लाइबल एंड बियर टू टेक द रिस्क टिल द डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑन शिप। शिप तक सारी लाइबिलिटी गुड्स की और रिस्क की किसकी होती है? एक्सपोर्टर की। जब ये गुड्स इंपोर्टर की कंट्री में पहुंच गई, ठीक है, और उसने ले ली ये गुड्स, तो ये सारी कॉस्ट या रिस्क बियर करने की ड्यूटी किसकी होगी? इंपोर्टर की। ये चीज इसमें कही गई है। देखो, अंडर द FOB कॉन्टेक्ट द एक्सपोर्टर इज लाइबल एंड बियर द रिस्क टिल द डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑन शिप। जब तक डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑन शिप नहीं होती, गुड्स की डिलीवरी शिप तक नहीं होती, शिप तक गुड्स की डिलीवरी नहीं होती, वो सारी किसकी ड्यूटी होती है? उससे पहले कुछ गड़बड़ हो जाती है तो एक्सपोर्टर की, क्योंकि एक्सपोर्टर लाइबल है, ठीक है, और बियर करता है सारा रिस्क। आफ्टर दिस शिप पे पहुंच गई, आफ्टर दिस द इंपोर्टर हैज टू बियर ऑल द कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ लॉस डैमेज फ्रॉम दिस ओनवर्ड। शिप पे पहुंच गई, अब सारी इंपोर्टर की ड्यूटी है। अब कॉस्ट एंड फ्राइट, देखो, जो इंपोर्टर कंट्री तक जो कॉस्ट होती है और फ्राइट चार्जेस होते हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन करते टाइम जो भी चार्जेस होते हैं, शिप तक, और शिप के बाद इंपोर्टर, शिप कहाँ तक जाएगी? इंपोर्टर कंट्री तक। ये सारे चार्जेस, ये कॉस्ट किसकी होती है? एक्सपोर्टर की होती है। क्लियर? अब इंपोर्टर कंट्री में पहुंच गई, इंपोर्टर कंट्री के बाद जो सारे रिस्क और चार्जेस होंगे वो कौन लेगा? क्योंकि अब इंपोर्टर लेगा, अब इंपोर्टर की गुड्स हो जाएंगी। अब टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट्स किसको मिल जाएगा? इंपोर्टर को मिल जाएगा। तो इंपोर्टर को मिल जाएगा तो सारी रिस्क उठाने का जिम्मा किसका है? अब इंपोर्टर का। अब देखो, अंडर C&F कॉन्टेक्ट द एक्सपोर्टर इज एग्जम्प्टेड टू पे द कॉस्ट एंड फ्राइट टू ब्रिंग द गुड्स टू द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन इन इंपोर्ट कंट्री। अब इसमें लिखा हुआ है एक्सेप्टेड टू पे। द C&F कॉन्टेक्ट के अकॉर्डिंग जो एक्सपोर्टर है एक्सेप्टेड है टू पे द कॉस्ट एंड फ्राइट टू ब्रिंग द गुड्स टू द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन टू इंपोर्टर कंट्री। इंपोर्टर कंट्री तक सारे जो चार्जेस होंगे या कॉस्ट होंगे या फ्राइट होंगे, सो कौन पे करेगा? एक्सपोर्टर पेगा। उसके बाद सारी जिम्मेवारी इंपोर्टर की है। क्लियर? नाउ कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्राइट अंडर CI, मतलब कॉस्ट इंश्योरेंस ऐड हो गया इसमें, ये वाली टर्म में। कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्राइट कॉन्टेक्ट द एक्सपोर्टर हैज टू बियर द कॉस्ट फ्राइट टिल द इंपोर्टर पोर्ट। अभी हमने पढ़ा इंपोर्टर के पोर्ट तक, इंपोर्टर के पोर्ट के मतलब इंपोर्टर कंट्री तक सारी एक्सपेंसेस उठाना गुड्स के, या फ्राइट चार्जेस या कॉस्ट पे ऑफ करना किसकी जिम्मेवारी है? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? एक्सपोर्टर की। क्लियर? Along with this expense, the exporter has to take marine insurance policy. Marine insurance policy भी उसकी होगी। After the destination port, जैसे अब ये डेस्टिनेशन पोर्ट है, मतलब इस तक इसको गुड्स पहुंचानी थी, इसके बाद किसकी जिम्मेवारी है? इसके बाद इंपोर्टर की जिम्मेवारी है। इंपोर्टर बियर द रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज टू द गुड्स। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं ये टॉपिक WTO। WTO means World Trade Organization. WTO is also known as Global International Organization. ठीक है? इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है? ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रूल्स और रेगुलेशन बनाती है ऑफ ट्रेड बिटवीन द टू कंट्री। देखो, एक अमेरिका और इंडिया के बीच में ट्रेड हो रहा है, डिफरेंट नेशंस में ट्रेड हो रहा है दो, तो इसके रूल्स रेगुलेशन, मतलब कैसे रूल करना है, क्या करना है, ये सारे रेगुलेशन रूल्स कौन बनाती है? WTO। ये ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबली काम करती है।
ठीक है, अब पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच डील्स विद द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड। ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स बिटवीन डिफरेंट नेशन। एक नेशन भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं। इंडिया ये तो है नहीं अमेरिका के साथ ट्रेड कर रहा है, बहुत सारों के साथ कर रहा है, डिफरेंट नेशन। इट वॉज एस्टेब्लिश ऑन 1 जनवरी 1995। WTO कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1 जनवरी 1995 में एस्टेब्लिश हुआ था। क्लियर? अब नेक्स्ट पेज पे आइए। इसके अब हम नेचर पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। नेचर ऑफ WTO। अब हमने पढ़ा था WTO क्या है नेचर में एग्जैक्टली। अब हम यहां से भी ले सकते हैं नेचर में कि हमने देखा कि ये डील करता है विद द ट्रेड, ठीक है, बिटवीन द नेशन, डिफरेंट नेशन एट ग्लोबल लेवल। फर्स्टली नेचर क्या है इसका? ग्लोबल लेवल पे काम करता है। क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और डील करता है विद द ट्रेड बिटवीन नेशन, डील करता है विद ट्रेड बिटवीन नेशन। ओके, ग्लोबल लेवल पे। अब नेक्स्ट बी पॉइंट, इट कंटेन्स कॉन्ट्रैक्ट साइंड बाय गवर्नमेंट। ये जो होती है गवर्नमेंट जो साइन करती है कॉन्ट्रैक्ट, वो इनके पास होता है। टू बिड द गवर्नमेंट टू कीप द ट्रेड पॉलिसीज विद इन द एग्रीड लिमिट। एग्रीड लिमिट तक ट्रेड पॉलिसीज को रखने के लिए क्या करता है ये? गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के अपने पास रख लेता है, ठीक है। क्यों रखता है? क्योंकि ट्रेड पॉलिसीज लिमिट तक रखनी है इसको पता होगा। इट ऑपरेट विद द पर्पस ऑफ लिबरलाइजिंग ट्रेड। लिबरलाइजिंग मतलब लिबर्टी प्रोवाइड करने के लिए ट्रेड में। ओके, लिबर्टी मीन्स मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ना हो ट्रेड में, इसका मेन मोटो ही है, ठीक है। फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इंटरनेशनल मार्केट। इसका पर्पस क्या है? कि फ्रीली गुड्स इस कंट्री से दूसरी कंट्री पे जा पाए, ठीक है, इन इंटरनेशनल मार्केट। ओके, नेक्स्ट थिंग, अगर कोई भी बात हो जाती है एक कंट्री में तो कौन सॉल्व आउट करेगा? WTO सॉर्ट आउट करेगा। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सेटल डिस्प्यूट थ्रू सम न्यूट्रल प्रोसीजर। उसके पास कोई न्यूट्रल प्रोसीजर है जिसके थ्रू क्या कर देते हैं? वो डिस्प्यूट सेटल कर लेते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग, इट्स फंक्शन इज टू एंश्योर दैट ट्रेड फ्लो एज स्मूथली एज एंड फ्रीली एज पॉसिबल। कि ट्रेड जो है जो बिटवीन द नेशन शुड बी फ्रीली, स्मूथली, कोई भी प्रॉब्लम ना आए ट्रेड में, ये चीजें चेक करता है कौन? WTO। ना ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? ऑब्जेक्टिव जो है प्रमोट करना इंटरनेशनल पीस, शांति, इंटरनेशनल मार्केट में शांति हो, प्रमोट करना इंटरनेशनल पीस। सेटल द डिस्प्यूट अमंग्स मेंबर नेशन। दोनों मेंबर के नेशन में अगर कोई भी मेंबर में, दो नेशन जैसे अमेरिका और इंडिया, इनके मेंबर में कोई भी डिस्प्यूट है तो सॉर्ट आउट कर देता है वो। कैसे? बाय न्यूट्रल प्रोसीजर। ये हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। मेकिंग क्या करता है? मेक करता है रूल्स एंड रेगुलेशन, फ्रेम करता है रूल एंड रेगुलेशन। किसके लिए? ट्रेड के लिए। टू मेक इंटरनेशनल ट्रेड स्मूथ इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ये क्या करता है? कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, ठीक है। अब देखो, helps in next point is helps in economic growth of developing countries by giving them preferential treatment। देखो, जो WTO होता है ना, वो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देता है किसको? डेवलपिंग कंट्री को, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है, ग्रोथ हो जाती है हमारी कंट्री की। जैसे हमारी डेवलपिंग कंट्री है तो हमारी डेवलपिंग कंट्री है तो क्या होगा? हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। क्यों? क्योंकि जो WTO है वो हमें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देता है। मतलब अगर डेवलप्ड कंट्री होगी तो उसके सामने हमारी इंडिया को प्रेफरेंस देगा WTO। क्लियर? फ्री ट्रेड हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट। अब ट्रेड कर रहे हैं मतलब हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं, है ना। फ्री ट्रेड का मतलब ये हुआ, इजीली कर सकते हैं। इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट, फ्री ट्रेड की वजह से क्या हेल्प होता है? हमें क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल भी जाते हैं और हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे भी सकते हैं।
और इसकी वजह से क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होता है। क्या होता है बच्चा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होता है। क्लियर, हमने WTO भी पढ़ लिया और इंपॉर्टेंट टर्म्स जो यूज होती हैं एक्सटर्नल ट्रेड में बच्चा वो भी पढ़ ली। क्लियर, नाउ our chapter number 10 international trade is done. Okay बच्चा, आप एक बार इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज इन एक्सटर्नल ट्रेड यहां से भी रीड आउट करना, ठीक है। ये आपको क्विक रिवीजन के लिए दे रखी है। क्लियर, इसके बाद बच्चा आपको ऑब्जेक्टिव्स, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ लेने हैं। और जो मैंने आपको असाइनमेंट सेंड करा है वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करना है, उसके भी आपके मार्क्स लगेंगे। क्लियर, जब आप नोटबुक सेंड करने आओगे चेकिंग के लिए। ओके बच्चा, इफ यू हैव एनी डाउट और एनी प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी। ओके बच्चा, थैंक यू वेरी मच।